हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हीट, ऊष्मा। तो आज के इस क्लास में हम ऊष्मा के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऊष्मा होता क्या है, ऊष्मा से रिलेटेड आपका किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ये सारा चीज़ आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन, रेलवे, एसएससी, सीजी, व्यापम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए दोस्तों, ये क्लास है आपका साइंस का क्लास 4। इससे पहले हमने साइंस के लिए क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर आप साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वहां से जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, ऊष्मा हीट। देखिए, ऊष्मा होता क्या है, हीट होता क्या है, पहले हम उसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ हमें तुक्केबाजी में नहीं पढ़ना, ठीक है, हर एक चीज़ को हमें फैक्ट रूप से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा होता क्या है। अगर कोई आपको पूछ दे कि ऊष्मा हीट क्या चीज़ है, तो देखिए, ऊष्मा जो है एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है, ऊष्मा जो है वो एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ऊष्मा आपका एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हमेशा हाई एनर्जी से लेके लो एनर्जी पर ही ट्रांसफ़र होगा। देखिए, जैसे कि अगर मैं 2 बॉल ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 बॉल ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया 2 बॉल, और अगर इस बॉल को मैं अगर पाइप के माध्यम से जोड़ देता हूँ, ठीक है, इस बॉल का अगर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अगर T1 है और इसका टेम्परेचर अगर T2 है, ये हम मान लेते हैं अभी आपके समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए T1 जो है वो ज़्यादा है, T1 अगर ज़्यादा है T2 से, तब की कंडीशन में क्या होगा। देखिए, अगर यहाँ से मैं इसके गेट को ओपन कर देता हूँ, तब की कंडीशन में ये T1 का टेम्परेचर जो है T2 की ओर प्रवाहित होगा। मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। और ये कब तक प्रवाहित होगा, जब तक ये साम्य अवस्था में ना आ जाए। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों ऊष्मा की प्रॉपर्टी। मतलब ऊष्मा हमेशा हाई हीट एनर्जी से लो हीट एनर्जी की ओर ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि देखिए, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पास एक पिक्चर भी लाया हूँ। देखिए क्या दिया है कि अगर हम हाथ में बर्फ़ को रखते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम हाथ में बर्फ़ को रखते हैं तो देखिए दोस्तों, आपके हाथ का टेम्परेचर बर्फ़ के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। अब देखिए, कोई सा भी बर्फ़ है, मतलब कोई सा भी आपका आइस क्यूब है, ठीक है, कोई सा भी आपका आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब है मतलब इसका टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री के आसपास होगा, इसका टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होगा। और आपके हाथ का टेम्परेचर ये लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। तो देखिए, हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा बर्फ़ के टेम्परेचर से, तो हमेशा देखिए हाथ से जो है हीट बर्फ़ की ओर ट्रांसफ़र होगा। मतलब हाई हीट एनर्जी से लो हीट एनर्जी की ओर जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम हाथ में बर्फ़ को इसी प्रकार से नॉर्मल तरीके से भी हम अगर पकड़ते हैं, तो बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बर्फ़ का टेम्परेचर हाथ के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में इसके साम्य अवस्था में आने का प्रयास करेगा, और ये एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बर्फ़ जो है पूरी तरीके से पिघल के ये पानी बन जाएगा। तो यहाँ ऊष्मा हाई हीट एनर्जी से लो हीट एनर्जी की ओर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक, ठीक है, ऊष्मा अगर एनर्जी है तो इसका मात्रक भी होता है। अब देखिए, ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। वहीं सीजीएस पद्धति में अगर ऊष्मा का मात्रा पूछ दिया जाए तो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक हो जाता है दोस्तों कैलोरी। ठीक है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी। तो इन दोनों को बिल्कुल आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए,
इसको अगर डाटा के रूप में पूछ दिया जाए तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। मतलब 1 जूल बराबर ये हमारा 0.24 कैलोरी के बराबर में होता है। या फिर 1 कैलोरी का अगर हमें 1 कैलोरी का अगर पूछ दिया जाए तो ये हमारा 4.18 जूल के बराबर में होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो देखिए अभी हमने देखा ऊष्मा होता क्या है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, इसमें साम्य अवस्था की स्थिति क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने जान लिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक रिलेशन भी होता है। अक्सर आपने सुना होगा कोई सा भी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को आपने अलग अलग यूनिट में सुना होगा। जैसे कि कहीं पर सुना होगा आपने डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं पर आपने सुना होगा केल्विन, कहीं पर आपने सुना होगा फ़ारेनहाइट, या फिर कहीं पर आपने सुना होगा दोस्तों र्यूमर। जैसे कि देखिए अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपके पास चेकअप के लिए आता है, तब की कंडीशन में देखिए आपके बॉडी का अगर हीट मेजरमेंट करता है, तब की कंडीशन में देखिए आपने सुना होगा कि इसको 103 डिग्री का बुखार है, 104 डिग्री का बुखार है। ठीक है, तो ये 103 डिग्री 104 डिग्री क्या है, तो ये दोस्तों फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, वैसे तो सामान्य साधारण मनुष्य का तापमान कितना होता है दोस्तों, ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में लें तो ये होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर में। ठीक है, अगर सामान्य मनुष्य का तापमान हम लें डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर डिग्री सेल्सियस में, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यही होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट में। इससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो मतलब उसको बुखार होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई बार आपने सुना होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, कई बार आपने सुना होगा फ़ारेनहाइट में, कई बार आपने सुना होगा केल्विन में, या फिर कई बार आपने सुना होगा दोस्तों र्यूमर में। तो इन सभी में क्या रिलेशन होता है, इसको आइए हम जान लेते हैं पूरा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए इसका रिलेशन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं पहले। देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है, देखिए पहले आता है दोस्तों आपका C, जिसको बोला जाता है सेल्सियस, K इसको बोला जाता है दोस्तों केल्विन, उसके बाद R को बोला जाता है र्यूमर, उसके बाद आता है दोस्तों F फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, तो देखिए इसका रिलेशन डायरेक्ट फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इसका रिलेशन क्या हो जाता है, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5 इज इक्वल टू R/4। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसका रिलेशन। अब देखिए अगर आपको कोई दो यूनिट, कोई सा भी अगर एक यूनिट दे दिया जाए, मान लीजिए आपको सेंटीग्रेड में ही कोई वैल्यू दे दिया जाए, उसको अगर फ़ारेनहाइट में हमें चेंज करने के लिए बोले तो हम यही दोनों रिलेशन का यूज़ करेंगे। या फिर आपको केल्विन में कोई वैल्यू दे दिया जाए, उसको आपको सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस में बदलना हो, तो ये C/5 इज इक्वल टू K - 273/5, यही वाला रिलेशन को हमें यूज़ करके वैल्यू निकाल लेना है। मतलब इन चारों में से अगर कोई सा भी एक का वैल्यू दे दिया जाए और कोई सा भी हमें वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो उन दोनों में रिलेशन निकाल करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन को याद रखना है। आपका रिलेशन क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5 इज इक्वल टू R/4। ठीक है, वैसे इसको तो जो ये जो फार्मूला है इसको निकालने के लिए काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन के पीछे नहीं भागना है। आपको सीधा सीधा ये कैलकुलेशन मिल गया है, ये हमको सीधा फार्मूला मिल गया, इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये जो फार्मूला का कैलकुलेशन हमें कभी नहीं पूछा कोई सा भी एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपको 10वीं बोर्ड हो गया, CBSE में खास करके पूछा जाता है, तो हमें उसके पीछे नहीं जाना। हमें देखिए यहाँ पर पक्का पुकाया फार्मूला मिल गया है, आप बस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी फार्मूला से रिलेटेड आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, तो आप इस फार्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए आपको कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिलेंगे कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, या फिर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे आपका रेलवे हो, SSC हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। वैसे तो इन सभी का हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करा दिया है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर साइंस का न्यूमेरिकल का बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, सामान्य मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, देखिए अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आपको ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल याद रखनी है कि सामान्य मनुष्य का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अगर हमें क्वेश्चन में भी ना पूछे तो ये छोटी छोटी बात को जो हमारे लिए ज़रूरी है, इन सभी बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। या फिर इसी को अगर फ़ारेनहाइट में बोल दिया जाए तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इसी को अगर केल्विन में बोल दिया जाए तो सामान्य मनुष्य का तापमान केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे आया, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसको निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब देखिए ये C/5 इज इक्वल टू K - 270/5। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आपको रिलेशन चाहिए तो इन दोनों के रिलेशन के थ्रू आप इसकी मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में भी बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, वह तापमान जिसका मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर समान होता है। तो वो कौन सा तापमान है दोस्तों, वह है हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान हमेशा समान होता है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिले हैं। देखिए अगर इसको मैं आपको निकाल करके भी बताऊं तो इसको देखिए हम एक बार निकाल करके देख लेते हैं कि क्या पूछा है, वह तापमान जिसका मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर समान होता है। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होगा। मतलब देखिए अगर एक में मैं अगर -40 रखता हूं तो दूसरा का वैल्यू भी -40 आना चाहिए। तो देखिए आता है कि नहीं आता, तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा रिलेशन का यूज करेंगे, हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बोला है तो हम ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला को ही लेंगे, इन दोनों को हमें नहीं लेना है। तो देखिए C/5, मान लीजिए मैं सेल्सियस का मान -40 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -40 ये बटे में 5। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर F - 32/9। अब यहाँ पर देखिए C का वैल्यू हमने -40 रखा तो F का वैल्यू भी हमारा -40 आना चाहिए, तभी ये दोनों में इसका मान समान होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5 और ये 5 अट्ठे 40, मतलब कितना है दोस्तों, F - 32 बराबर इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा दोस्तों -8 और ये गुणा 9 इसके साथ भाग हो रहा है, वो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा, मतलब -8 गुणित 9। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, F - 32 बराबर ये 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों -72। मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -72 और ये धन -32 जो है इधर माइनस में है, 32 जो है इधर माइनस में है, इधर आके ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और ये प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों 32। तो F बराबर क्या है, देखिए पहले इन दोनों में बड़ा वाला में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, 72 में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 72 में अगर मैं 32 को घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पर देखिए हमने C का वैल्यू 40 रखा तो F का वैल्यू भी हमारा -40 आ गया। ठीक है, इसी को अगर मैं F का वैल्यू अगर मैं -40 रखता हूँ तो हमारा C का मान भी -40 आ जाएगा। मतलब इससे ये हमारा क्या चीज़ साबित होता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर कौन सा ताप हमेशा समान होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड समान होता है। तो इसको हमने प्रूव भी कर दिया और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है इसी में, थर्मल एक्सपांसन, ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए दोस्तों ऊष्मीय प्रसार को भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका मेटल है, मान लीजिए कोई सा भी आपका मेटल है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम गर्म करते हैं तब के कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इसका आयतन बढ़ेगा, वो चीज़ हमेशा आपको एक्सपांड होते हुए दिखेगा। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि गर्मी के दिनों में रेलवे का ट्रैक जो होता है उसके बीच में हमेशा गैप किया जाता है। ठीक है, वैसे तो रेलवे का ट्रैक कभी भी बिछाया जाता है तो उसके बीच में हमेशा गैप किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में, ठीक है, इसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि ये स्टील का बना होता है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इसमें प्रसार होता है। ठीक है, इसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो दूर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आपस में हमेशा गैप किया जाता है ताकि ये पटरी जो है एक दूसरे के ऊपर में ना चढ़े। ठीक है, अगर इसमें हम गैप नहीं करेंगे और इसमें प्रसार होगा तो इसका पटरी जो है एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ जाएगा और यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिले होंगे।
अब देखिए दोस्तों, ये तो होता है हमारा मेटल में। अब देखिए पानी में इसी का ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर हम पानी में देखें, अगर हम वाटर के कंडीशन में देखें तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए पानी के कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो पानी का वॉल्यूम, इसका आयतन पहले घटता है, ठीक है। वही मेटल में क्या होता है दोस्तों, आयतन हमेशा बढ़ेगा, लेकिन पानी की कंडीशन में क्या होगा, इसका आयतन पहले घटेगा। कहाँ तक घटेगा दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आयतन घटेगा, उसके बाद इसका आयतन आपको बढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये ग्राफ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ हमें पता चलता है कि अगर हम पानी को हम टेम्परेचर देते हैं तो पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका वॉल्यूम कम होगा, उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका आयतन, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब इस पॉइंट से क्या जाहिर होता है कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम सबसे कम होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम सबसे कम होता है। अब देखिए यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, घनत्व जिसको बोला जाता है डेंसिटी, तो घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, D = m/v। डेंसिटी इज होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम। इस पॉइंट को आप, इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम फॉर्मूला को देखते हैं, क्या दिया हमारा, D = m/v, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब देखिए वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतना ही कम होगा, ठीक है, या फिर डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो है सबसे कम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम अगर सबसे कम होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि पानी का घनत्व, पानी का डेंसिटी किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होता है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इसी का एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इसका एक दो एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ। क्या दिया है कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जमने पर भी मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों, ठीक है। आपने इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जमने पर भी मछलियां जीवित रहती है, क्यों। तो दोस्तों देखिए क्या बोला, ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, वातावरण जो है बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। वातावरण का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। तब के कंडीशन में क्या होता है, जो पानी है उसके ऊपरी सतह का लेयर, ये जो ऊपरी सतह का लेयर है ये आपके डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट पे होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट पर होता है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वातावरण का, उस एरिया का अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये पानी का जो ऊपरी सतह भी इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो ये ऊपरी सतह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला जम जाएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इसीलिए ऊपर में जम जाता है। क्योंकि इसके अपेक्षा नीचे में जो पानी होता है दोस्तों उसका टेम्परेचर ये ऊपर वाले के टेम्परेचर के अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए नीचे में जो है ये बर्फ़ नहीं जमता। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में अगर तालाब जम जाता है तो ऊपर ही जमता है, नीचे में क्या है, ये साफ पानी रहता है और नीचे में जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए इसी में दूसरा क्या दिया है कि ठंड के दिनों में पानी के पाइप अक्सर फट जाते हैं, क्यों, ठीक है। ठंड के दिनों में पानी के पाइप जो होते हैं वो अक्सर फट जाते हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि पानी ठंड के दिनों में पानी जो है जम जाता है, ठीक है, और पानी जमने पर फैलता है, ठीक है। पानी जो है जमने पर फैलता है, इसीलिए ठंड के दिनों में पानी के पाइप फट जाते हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए इसी में क्या आता है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अब देखिए ऊष्मा जो है किन किन माध्यम से संचरण करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पहला क्या है आपका दोस्तों, कंडक्शन, जिसको बोला जाता है चालन,
दूसरा क्या होता है दोस्तों, कन्वेक्शन, जिसको बोला जाता है संवहन। और तीसरा क्या है दोस्तों, रेडिएशन, जिसको बोला जाता है विकिरण। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आइए हम इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये होता क्या है, इसमें इन माध्यमों से ऊष्मा किस प्रकार से संचरित होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों आपका कंडक्शन। ठीक है, अब देखिए कंडक्शन होता क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंडक्शन ज़्यादातर आपका मेटल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई मेटल है, इसका एक साइड जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है और एक साइड जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, वैसे ये हमेशा मेटल में ही नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आपको मेटल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए एक साइड इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक साइड इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है वो अपना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये अपना जो काइनेटिक एनर्जी को ये लो डिग्री टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को देगा। जैसे ही अपना काइनेटिक एनर्जी लो डिग्री टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को देगा तो ये लो डिग्री टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल का भी ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल अणु जो है अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता। कंडक्शन के केस में अपना स्थान परिवर्तित किए बिना ही अपना एनर्जी, अपना हीट जो है ये लो डिग्री टेम्परेचर वाले को देता है। ये होता है दोस्तों आपका कंडक्शन। देखिए इसी को अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें तो देखिए लोहे का रॉड, एक गर्म लोहे का रॉड, अगर इसके एक साइड को हम गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे ये इसके पीछे साइड भी, मतलब जहाँ तक ये रहेगा, ठीक है, ये इसके आसपास तक, मान लीजिए 1 फीट का हमारा लोहे का रॉड है तो इसके हम एक सिरे को अगर गर्म करते हैं तो इसका पिछला सिरा भी धीरे धीरे गर्म होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके अणु जो है आपस में स्थान परिवर्तित नहीं करता। ठीक है, ये हो गया दोस्तों एक पॉइंट हमारा कंडक्शन के केस में। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, इसमें मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, वो अपना जगह नहीं बदलते। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में रहकर ही बिना अपना जगह बदले अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसको हम कौन सा स्थानांतरण बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दोस्तों कंडक्शन मेथड, उसको हम बोलेंगे चालन विधि। ये हो जाता है दोस्तों आपका कंडक्शन मेथड। अब देखिए दूसरा आता है हमारा कन्वेक्शन। दूसरा आता है दोस्तों हमारा कन्वेक्शन, जिसको बोला जाता है संवहन। अब देखिए दोस्तों संवहन होता क्या है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका है मोमबत्ती। ठीक है, ये है मान लीजिए हमारा ये मोमबत्ती, ये कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए अगर इसके ऊपर में हम ये हाथ को अगर रखते हैं, इसके ऊपर में अगर हम हाथ को रखते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। ठीक है, या फिर कहीं भी अगर आग जल रहा हो, ठीक है, कहीं भी अगर आग जल रहा हो, इसके पास में ही हम अगर आइस क्यूब को रखते हैं, इसके पास में ही अगर हम आइस क्यूब को रखते हैं तो आपने देखा होगा ये जो बर्फ़ का टुकड़ा ये धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इन दोनों का मॉलिक्यूल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, मतलब संवहन क्रिया क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता लेकिन उसको पास में होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आइस क्यूब पिघल रहा है हमारे आग के पास रखने पर, तो ये कुछ क्षेत्र में रखने पर ही ये पिघलेगा। अगर इससे हम इसको दूर ले जाते हैं, अगर काफ़ी दूर ले जाते हैं तो वो इसके कांटेक्ट के द्वारा नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा संवहन विधि में। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई सा भी मोमबत्ती है या फिर आग है, उसमें हम उसके ऊपर हम हाथ को थोड़ा सा रखते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। तो ये हमें गर्म महसूस क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो मोमबत्ती है ये जल रहा है। ठीक है, अब इसके आस पास में कोई भी एयर होगा, ये जो है हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसके आसपास में कोई सा भी अगर एयर होगा तो वो एयर जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। और कोई भी चीज़ दोस्तों, खास करके हवा, खास करके एयर जो है गर्म होने पर वो हल्का हो जाता है। ठीक है, एयर जो है गर्म होने पर क्या
क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हल्का। अब देखिए अगर ये हल्का हो जाता है तो ये ऊपर की ओर उड़ेगा, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर उड़ेगा तो ये हमें हमारे हाथ तक पहुंचेगा और हमारे हाथ को गर्म महसूस होगा। अब उसी के साथ ये जो नीचे में जो जो ठंडा हवा है, जो ठंडा एयर है, ये फिर इसके जगह को फिलअप करने का कोशिश करेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस जो है डायरेक्ट चलते जाएगा। यहाँ पर ये जो ठंडा हवा है ये इसके जगह को फिलअप करेगा और ये फिर गर्म होकर के ऊपर उड़ते रहेगा और ये जो है विधि आपस में चलते रहता है। मतलब कि संवहन विधि में अणु अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। वहीं कंडक्शन में आपका चालन विधि में जो है दोस्तों अणु जो है अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते, बिना अपना स्थान परिवर्तित किए ही ये हीट को, ये ऊर्जा को एक दूसरे को प्रदान करते हैं। लेकिन संवहन की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें अणु जो है अपना स्थान परिवर्तित करके ही एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका संवहन। अब देखिए इस पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, ठीक है। आपने हमेशा फ्रिज देखा होगा तो उसमें जो फ्रीजर होता है वो हमेशा आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रीजर है ये हमेशा ऊपर की होता है। इसका फैक्ट क्या है, तो इसका फैक्ट यह है दोस्तों कि फ्रीजर को चलाने के लिए इसमें लगा होता है कंप्रेशर, इसके पीछे में लगा होता है दोस्तों कंप्रेशर। और कंप्रेशर क्या होता है, ये मशीन है, ये कंटिन्यू चलते रहता है, कंटिन्यू चलने के कारण ये गर्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंप्रेशर जो है वो नीचे की ओर रहता है, ये जो कंप्रेशर जो है गर्म हो जाता है, इसके कारण ये आसपास का हीट भी अपने आप गर्म होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये कोई भी अगर ये गर्म होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई सा भी अगर हीट है, कोई सा भी एयर है, ये अगर गर्म होगा तो गर्म होकर के एयर हल्का हो जाता है और हल्का होने पर ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर जाएगा तो ये ऊपर में अगर हम यहाँ पास फ्रीजर लगा देते हैं तो ये फ्रीजर जो है ये हवा को ठंडा कर देगा ऑटोमेटिक। और ये ठंडा होने के बाद ये फिर से अगर ठंडा होने के बाद ये जो है हवा भारी हो जाता है तो ये अब फिर से ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से ये पूरा रेफ्रिजरेटर अपने आप ठंडा होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखिए फ्रीजर को अगर हम नीचे लगा दें तब की कंडीशन में अगर ऊपर का एयर अगर गर्म भी हो जाता है, अगर ऊपर का एयर गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर उड़ने का कोशिश करेगा और ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। मतलब ये ऊपर की ओर हमेशा गर्म रहेगा अगर हम फ्रीजर को नीचे लगाते हैं तो। इसीलिए रीज़न होता है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को हमेशा ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा अगला पॉइंट है रेडिएशन, विकिरण, ठीक है। देखिए अभी हमने देखा कंडक्शन, अभी हमने देखा दोस्तों चालन विधि, संवहन विधि मतलब कन्वेक्शन। उसके बाद हमारा तीसरा आता है दोस्तों रेडिएशन, विकिरण विधि। विकिरण विधि उन दोनों से काफ़ी अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पर पड़ता है और ये सूर्य से हमारे धरती तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई सा भी मॉलिक्यूल का लेना देना यहाँ पर नहीं होता। मतलब ये डायरेक्ट बिना किसी माध्यम के यहाँ से ये हीट एनर्जी जो है हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाता है। तो ये किस माध्यम से आता है दोस्तों, ये हमेशा आता है विकिरण विधि से, ठीक है। ये हमेशा आता है दोस्तों विकिरण से। तो हमारा धरती गर्म किस मेथड के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों विकिरण विधि से ही। तो अभी हमने देखा ऊष्मा का संचरण क्या क्या होता है, आपका कंडक्शन होता है दोस्तों, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर चलिए हम देखते हैं इसी में हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ और ये जो मैं आपको आज जो भी समझा रहा हूँ एक एक चीज़ बोल करके यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खास करके ये जो मैं पॉइंट लिखाया हूँ यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्या दिया दोस्तों, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है। जो भी चीज़ जितना अच्छा ऊष्मा का अवशोषक होगा वो ऊष्मा का उतना ही अच्छा उत्सर्जक होगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ ऊष्मा को जितना जल्दी अवशोषित कर लेगा अपने अंदर उतना ही जल्दी उसको उत्सर्जित करना पड़ेगा, ठीक है, इस विधि के अनुसार। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल क्या है, रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंड होता है। अब आपने देखा होगा अगर आप कभी रेगिस्तानी इलाका में गए होंगे तो दिन के समय में काफ़ी आपको गर्मी महसूस होगा,
ठीक है। मतलब रेत क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का काफ़ी अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, रेत जो है ऊष्मा का काफ़ी अच्छा अवशोषक होता है। और देखिए हमारे जो नियम के अनुसार जो भी चीज़ ऊष्मा का अगर अच्छा अवशोषक होगा तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, रात के समय में उतना ही जल्दी से ऊष्मा को अवशोषित भी, सॉरी, उतना ही जल्दी ऊष्मा को उत्सर्जित भी करेगा। मतलब रात में वहाँ काफ़ी ठंड देखने को मिलेंगे रेगिस्तान इलाका में। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए इसी में दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और प्रेशर हाई होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, क्वथनांक। इसको बोला जाता है क्वथनांक। ठीक है, इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है। अब उसके बाद देखिए, सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे होते हैं, या फिर काला कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो काला कपड़ा ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब देखिए सफ़ेद कपड़ा क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का बहुत ही अच्छा उत्सर्जक होता है। ये ऊष्मा का खराब ऑब्जर्वर होगा लेकिन अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। इसीलिए सफ़ेद कपड़ा हमें गर्मी के दिनों में सलाह दिया जाता है कि हम सफ़ेद कपड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा पहने। ठीक इसी के कंपैरिजन में ये काला कपड़ा क्या होता है दोस्तों, काला कपड़ा ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेता है और उसको उत्सर्जित नहीं कर पाता। ठीक है, यही कारण होता है कि हमें गर्मी के समय में सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। अब देखिए उसके बाद क्या है दोस्तों, न्यूनतम ताप हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम ताप, अब देखिए टेम्परेचर के, अभी हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। अब देखिए अधिकतम टेम्परेचर कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, टेम्परेचर अधिकतम कितना भी हो सकता है, जैसे कि आप सूर्य पे चले जाइए। ठीक है, सूर्य का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। इसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्परेचर कम कितना होगा, तो अभी तक वैज्ञानिकों ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही न्यूनतम तापमान को मापा है। ठीक है, मतलब न्यूनतम ताप कहाँ तक हो सकता है दोस्तों, तो न्यूनतम ताप हो सकता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, वह तापमान जिसका मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर समान होता है। तो अभी मैंने आपको इसको डिराइव करके भी बताया था, इसको प्रूव करके भी बताया था। तो वह तापमान कौन है दोस्तों, हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है दोस्तों, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों पारा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऊष्मा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए हमने मैथ्स को कंप्लीट रूप से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दिया है। जिन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।